दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। जैसा कि बताया जा रहा है, कई लोग विदेश गए थे, अपने भारत के कई लोग विदेश गए थे और वहां जाके सब फंस गए हैं। 8 लोग मतलब वहां पे एक्सपायर बताया जा रहे हैं, नहीं उनको लापता है, उनका कोई पता ही नहीं है। और ये राकेश यादव जो है ये वहां से वापस आए हैं। इनसे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि भैया जी कैसे कैसे वहां से निकल के बाहर अपने इंडिया में आ गए। भैया पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राकेश यादव है, जो ग्राम भीमसेनपुर का रहने वाला हूँ। थाना रानी की सराय है, जिला आजमगढ़। मैं यहाँ से जनवरी के महीने में 2024 में जनवरी के महीने में मैं रसिया गया था। जो पिछली साल नहीं, इसी 2024 में ही गया था। जी जी। मैं 9 महीने वहाँ पर था। 25 लग गया तो हाँ, 24 में। हाँ, तो जो एजेंट थे, एक सुमित, एक दुष्यंत और विनोद। जो विनोद थे मेरे साथी थे, वो मेरे घर पर आए थे। तो उन्होंने कहा कि गार्ड की नौकरी के लिए रसिया में जॉब निकली है, 2 लाख मंथ सैलरी है, आप मेरे साथ चलोगे क्या? तो मैंने बोला कि अगर आप चलेंगे तभी मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं आपके साथ चलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। तो हम लोग 14 जनवरी को हम लोग यहाँ से गए थे। उसके बाद में हम लोगों का 15 जनवरी को टिकट हुआ था। उसके बाद में 16 जनवरी को हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच गए थे, संत पीटरबर्ग में। तो संत पीटरबर्ग पहुंचने के बाद हमें वहाँ पर रोका गया। वहाँ के कुछ क्या बोलते हैं उनको, कुछ अधिकारी लोग थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो हम लोग बोले कि हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तो उसके बाद में वहाँ पर हमें रोक लिया गया और हमारा बायोडाटा चेक हुआ मोबाइल में। उसके बाद में फिर हमें एक रात वहाँ पर रोका गया। तो जो वहाँ पर दुष्यंत थे, उनसे विनोद भाई की बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि आप लोग धैर्य रखिए। विनोद जी भी आपके साथ गए थे? हाँ, विनोद जी भी हमारे साथ में गए थे। उनको भी नहीं पता था कि उनको एक जरिया बनाया जा रहा है। तो उसके बाद में विनोद ने उनसे बातें की। तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, आपको एयरपोर्ट से जल्दी हम लोग निकालेंगे। तो एक रात रुकने के बाद हम लोगों को 17 जनवरी को बाहर निकाला गया। उसके बाद में जब बाहर निकले तो हम लोगों का ब्लड चेक हुआ। ब्लड चेक होने के बाद हम लोगों का अकाउंट नंबर खुला। अकाउंट खोलने के बाद जो कि एटीएम अपने पास उन लोगों ने रख लिया था। अच्छा, एटीएम निकल जो मिला आप लोगों को, अकाउंट आपका खुला और एटीएम उन लोगों के पास चला? हाँ, एटीएम उनके पास, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो पैसे हम निकालेंगे आपका, वो आपके घर हम भेजेंगे पैसे। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने यह बोलकर एक वीडियो भी बनाई थी हमारे साथ में। उन्होंने कहा था कि आप इतना वीडियो में बोलिए कि हम अपने स्वेच्छा अनुसार आपको, मतलब सुमित भाई को एटीएम दे रहे हैं और ये एटीएम लेने के बाद ये पैसा निकाल कर हमारे घर पे पैसा भेजेंगे। देखिए भैया, एक बड़ी बात है। इनको एक तो लिवा गए झूठ बोल के, दूसरे इनका एटीएम, और इनसे वीडियो भी बनवा लिए कि ताकि कोई अगर हम पैसा इनका निकाल ले, कुछ करें इनके पैसे से, हम फंसे ना, ये खुद कह दिए हैं। इसीलिए वीडियो बनाया गया और ये इनसे एटीएम भी लिया गया, इसलिए इनको पैसा भी नहीं मिला। पैसे तो हमें अभी मतलब 20-30 हजार रुपया या 40 हजार के करीब में मिला था। उसके बाद में सारा पैसा वो लोग निकाल लिए हैं, वो खुद ही निकाले हैं और खुद ही अपने काम में यूज कर रहे हैं लोग। और जितने भी हमारे ग्रुप के लड़के गए थे, सबका एटीएम उन्होंने लिया था। अच्छा, कितने लोग आपके साथ गए थे? हमारे लोग 6 लोग गए थे। हम लोग आपके साथ 6 लोग? दूसरे ग्रुप में 7 लोग गए थे। अच्छा जी, 6-7 कितना हुए? 11 लोग? 13 लोग हम लोग गए थे। तो उसके बाद में जब हमारा अकाउंट खुलने के बाद, तब हम लोग एक रसिया भाषा में लिखा हुआ था एग्रीमेंट पेपर था। तो हमने उस पर साइन, हम लोगों को साइन करवाने उस पर करवा रहे थे। 13 लोग सब आजमगढ़ के ही थे? नहीं, हम आजमगढ़ के 9 लोग थे। 9 लोग आप? जी, जिसमें से सिर्फ मैं ही एक अकेला आया हूँ, वापस आया हूँ। एक कन्हैया यादव थे, उनकी डेथ हो चुकी है वहाँ पे,
जो कि उनकी बॉडी भी 6 महीने बाद आई। जी 6 महीने बाद आई थी, क्योंकि वो रसिया में ही शहीद हो गए थे। हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में जब हम लोग जब सिग्नेचर करने गए थे, तो उनसे हमने पूछा कि ये क्या इस पर लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये आप जो गार्ड की नौकरी करने आए हैं एयरपोर्ट पे या मेट्रो में आपकी ड्यूटी लगेगी, ये उसी चीज़ का कागज़ है। तो हमने साइन कर दिया। करने के बाद हम लोगों को 1 हफ्ते वहीं पर रोके। रोकने के बाद फिर हम लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिए। अच्छा भैया जी, ये बताइए जो कन्हैया जी थे, उनको कुकिंग में आप कह रहे हैं कि आपको आपको किसमें लिया, यहाँ से ले? जैसे यहाँ से जितने लोग गए थे सबको अलग अलग काम बता कर लेकर गए थे। उसके बाद में जैसे हमको कुछ और बता दिए, उनको कुछ और बता दिए, सबको अलग उन्हें अलग। कन्हैया जी को कुकिंग में लिवा गया। हाँ, उनको कुकिंग में बोल कर लेके गए 20 थे। दिन बताए थे, वो 20 दिन का ट्रेनिंग दे के उन्हें लड़ाई में भेजा गया। जी 20 दिन का उनको ट्रेनिंग दिया गया था। नहीं 20 दिन की नहीं, 15 दिन की अब ट्रेनिंग थी। आपको? जैसे सबको 15 दिन की ही ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा। उसके बाद में हम लोगों को 15 दिन की जब ट्रेनिंग हुई, जब 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को यूक्रेन भेज दिया गया। अच्छा। जब यूक्रेन हमें भेजा गया तो उसी बीच जो एजेंट थे दुष्यंत, उनसे हमारी बात भी होती थी। तो जब उनसे हमारी बात होती थी तो उनसे हमने कहा कि भैया हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो आप लोग एयरपोर्ट या मेट्रो के काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ है। आप लोग बंकर काम करेंगे या गाड़ी बम सम लोड करने का काम करेंगे वही। अच्छा भैया जी, आपकी बात को काट रहे हैं। कन्हैया जी को जैसे जो पेमेंट मिला था, बता रहे थे कि उनको लिवा गया 2 लाख, मतलब 1,95,000 पे सैलरी पे यहाँ पे से गए थे वो, और 2 लाख उनको वीजा का लगा था। लेकिन उनके घर वाले, उनके बेटे और उनकी बहू, मतलब पत्नी बताई, हम उनके द्वारा हमसे, मतलब हमारे चैनल पे उन्होंने बताया कि हमको पैसा 2 लाख मिला वहां से। वो जो 2 लाख पैसा मिला सब विद्यार्थियों द्वारा ही हमारे खाते में पैसा डाला गया, एजेंट वाला, और वहाँ का जो सरकार दी वो पैसा हमको नहीं मिला। ये क्या सत्य है? जैसे कि अब जैसे हम लोगों का एटीएम वो ले लिए और वो पैसा निकाल लिए हम लोगों को। तो जो विद्यार्थी इंडियन वहाँ पर पढ़ते हैं रसिया में, उन जैसे कि उनको रसिया का पैसा चाहिए और हमें इंडिया का पैसा चाहिए, तो वो लोग उसी में कन्वर्ट कर देते थे। उनको रसिया का पैसा वो दे देते थे और हम लोगों को अकाउंट में इंडिया का पैसा आ जाता था। जी, इस जरिए से वो मिला था हमका। जी जी। लेकिन आपको कितना मिला था? हमें 40,000 रुपये मिले थे। बस टोटल? बस हमें 40,000 रुपये ही मिले थे। कितना दे के आप यहाँ से गए थे? हम तो 1,17,000 रुपये दिए थे उनको, विनोद भाई को, जो हमारे साथी थे। क्योंकि विनोद भाई को तो एक जरिया बनाया गया था कि लड़कों को इकट्ठा करने के लिए। वो भी फंसे हैं उसी वो भी फंसे हुए हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि हमें एक जरिया बनाया जा रहा है। आज तक उनका भी कोई पता है? कुछ भी नहीं पता है उनका। उसके बाद आपको क्या हुआ? आपको वहाँ से लिया गया लड़ाई? जब वहाँ पे से लेकर गए तो हमें तब उन्होंने कहा नहीं, आपको बंकर वंकर खुदाया जाएगा, आपको गोली वोली नहीं चलवाया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो वहाँ पर हम गए तो 1-2-3 महीने हम वहाँ पे जो कि बंकर का काम, गाड़ी लोड करना, यही काम किए हम वहाँ पे। उसके उसी दौरान हम लोगों को उसी बीच में ट्रेनिंग भी होती थी हम लोगों की। उसके बाद में फिर पता चला कि हमें अब आगे जाना होगा। 2-3 महीने बाद हम जब बीत गया तो पता चला कि आपको आगे भेज रहे हैं। तो हमने कमांडर से बात किया कि हम लोग आगे कहाँ पर जा रहे हैं। कमांडर ने बताया कि जैसे काम यहाँ पर कर रहे हो उसी तरह काम वहाँ पर भी करना होगा। अब हमें वहाँ पे तो पता नहीं था कि हमें युद्ध में भेज रहे हैं। तो उसके बाद में जब वहाँ से लेकर गए, उसके बाद में जब सुदोहा गांव, वहाँ एक सुदोहा गांव पड़ता है जो क्या बोलते हैं, यूक्रेन का हिस्सा था पहले, इस समय रसिया का हिस्सा है। तो उसके बाद में जो कि जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमें 1 हफ्ता खाना पीना सही से मिला। फिर वहीं पर हम लोग रुके रहे। उसके बाद में वहाँ से फिर आगे लड़ाई में जब लेकर जाने लगे तो रात में हमें वहाँ से लड़ाई में लेकर गए। रात में आपको लड़ाई? हाँ, रात में लेकर गए कि पता न चले कि किधर से हम कहाँ पर जा रहे हैं, किधर लेकर जा रहे हैं। तो उसके बाद में जब हमें वहाँ पे आगे लेकर गए तो ड्रोन अटैक
रॉकेट अटैक सब देखने को मिला वहाँ पर जी। जाने के बाद। जबकि आप इंडिया में कभी देखे भी नहीं थे। कभी नहीं देखे थे, इंडिया में कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाद में जब हम वहाँ पर पहुँचे तो रात में हम लोगों को वहाँ पर उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ से सोल्जर लोग आगे लेकर जाएंगे। तो वहाँ से हम लोगों को जब उतार कर गाड़ी पीछे चली आई तो हम लोग एक 4 से 5 किलोमीटर पैदल ही चले हम लोग। उसके बाद में जब जब रॉकेट गिरना चालू हुआ तो हम लोगों को बंकरों में भागने के लिए कमांडर आदेश दे देता था कि आप लोग कमांडर में अथवा बंकर में छिप जाओ। तो हम लोग बंकर में छिप जाते थे। उसके बाद में वहाँ पर बहुत सी सारी लाशें पड़ी होती थी। अच्छा। कि अब वो रसिया की थी कि इंडियन की थी, मतलब कोई नहीं देख पाता था उसको। मतलब एक प्लास्टिक में भरकर लोग एक साइड में फेंक देते थे। मतलब उसका कोई वहाँ पे वो नहीं होता था, जांच नहीं होता था? नहीं, जब कहाँ का है, कौन है? जब कोई अगर घर का कोई मुद्दा उठाता है तब वो लाशें पीछे किया जाता है, मतलब हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, उसको लाश को रखते हैं। फिर जब घर से कोई खबर जाएगी तब जाकर लाश को फिर वापस देते हैं बॉडी को। जब तक घर वाले नहीं कुछ करेंगे तब तक वहाँ उसी तरह से फेंका रहेगा। उसी तरह फेंका रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ठंड पड़ती है, बॉडी कुछ डैमेज होगी नहीं, इसीलिए। तो भैया तो फिर आप लड़ाई में कैसे कैसे आपको वहाँ पे गोली वोली लगा? हम जो कि एक रसियन था जिसकी पैर उड़ गया था। अच्छा। तो उसके बाद में उसे हम लोग बचा कर लेकर 8 लोग लेकर भाग रहे थे उसको। अच्छा, आप उसको बचाने के लिए लेके भाग रहे थे? तो तभी यूक्रेन वाले ने हमें घेर लिया था, जो ड्रोन अटैक होता है उससे हमें घेर लिया था। तो हम 8 लोग, जो कमांडर था वो तो पहले ही छोड़कर भाग गया था और जो 8 लोग हम लोग थे इधर उधर भागना चालू किए। जो योगेंद्र भाई थे, जबकि भैया कमांडो को तो पहले नहीं भागना चाहिए, पहले अपने सेना को बचाना चाहिए, लेकिन कमांडो आपको छोड़ के भाग गए। तो ये इंडिया में होता है, हर जगह नहीं होता है, क्योंकि जब लड़ाई में कोई जाता है तो जाने सबकी प्यारी होती है। ये नहीं कि नहीं हमारी जान हमको नहीं प्यारी है। लेकिन हमारे भारतीय कमांडो तो पहले अपनी सेना को बचाते हैं। तो हमारी भारतीय कमांडो जैसा वहाँ पर कोई नहीं है। तो उसके बाद में जब ड्रोन अटैक होने लगा तो हम और योगेंद्र यादव, जो कि योगेंद्र भाई ही हमारी जान बचाए थे। अच्छा। क्योंकि अगर वो नहीं बताते कि ये यूक्रेनियन ड्रोन है तो शायद हम नहीं रहते। लेकिन इस समय वो योगेंद्र भाई का आता पता कुछ भी नहीं पता चल रहा है इस समय। घर वाले रो भी लगे जी। तो उसके बाद आपका क्या हुआ? फिर उसके बाद में हमें और योगेंद्र भाई को चोटें लगी, जैसे कि हमें ड्रोन अटैक से यहाँ पर ज्यादा चोटें लगी और योगेंद्र भाई को हाथ में चोटें लगी थी। तो आपको कितनी गोली लगी थी? हमें तो दो लगी थी। एक हाथ में लगी थी? एक हाथ में लगी थी, एक जंघा में। तो जंघा का कोई उतना नहीं हुआ था डैमेज, बाकी में जो केवनी का है थोड़ा दिक्कत हो रही है। सर में भी लगा था? नहीं, सर में नहीं लगा था। अच्छा भैया, जो हाथ में लगा था क्या वो दिखा सकते हैं? थोड़ा सा जैकेट खोलेंगे निकालेंगे तब दिखेगा। और ये गोली हम सुन रहे हैं कि आपको लगी वहाँ थी और वहाँ पे भर्ती भी आप थे हॉस्पिटल में। जी। लेकिन गोली यहाँ पे आपके इंडिया में निकाली गई। इंडिया के जैसे कि वहाँ पर जब किसी को भी गोली लग जाए, बम लग जाए तो वो लोग वहाँ पर निकालते नहीं थे। अच्छा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वहाँ इंजेक्शन ही देते थे। अच्छा, कितने देर में वहाँ पे आप भर्ती थे? हम वहाँ पे 3 से 4 महीने भर्ती थे। 4 महीने तक आपकी गोली आपके हाथ में रही। देखिए भैया, थोड़ा सा इस कैमरा को आप लोग नजदीक से दिखाइए। यही भैया जी के हाथ में ये गोली लगी है, ये गोली का निशान है। ये गोली वहाँ पे 3-4 महीने ये भर्ती थे हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ से गोली नहीं निकाला गया। हमारे आजमगढ़ के डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर, कौन डॉक्टर? तिवारी नहीं, हड्डी हॉस्पिटल त्रिपाठी। क्या? हाँ, त्रिपाठी। आर के त्रिपाठी जी। आरबी आजमगढ़ के। हाँ, त्रिपाठी जी हैं। वही जो है इनके हाथ से हड्डी से जो है गोली निकाले। 3 महीना वहाँ थे। 3 महीना के बाद जब इंडिया में आए तो इनकी जांच हुई होगी, तब जाके यहाँ जो डॉक्टरों ने निकाला। जी।
तो मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टरों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो कि 3 महीने के बाद भी देखो पॉइजन नहीं फैलने दिए और ऑपरेशन करके ऑपरेशन में सक्सेस हुई, गोली को बाहर निकाला। जी, और जो कि जब हम चोटिल हो गए थे, तो जब हम हॉस्पिटल में, हमें वहाँ पे 7 हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किए थे। तो ट्रांसफ़र करने के बाद जब हमें पता चला कि जो आपको चोट लगी है, वहाँ की सरकार आपको 30 लाख रुपए दे रही है। तो जब हमारे अकाउंट में जब 30 लाख रुपए आए, तो हमने जो वहाँ का एजेंट था दुष्यंत, तो उससे हमारी बातें हुई थी। तो हमने कहा कि भैया जो हमारा 30 लाख रुपए आया है, वो हमारे घर कैसे पहुँचेगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं आपको पैसे निकाल कर आपके घर भेज दूंगा। वही जो आपका वो एटीएम लिया था वही दूसरा? हाँ, नहीं, उस एटीएम तो सुमित लिया था, मतलब ये दुष्यंत और सुमित दोनों मिले हुए। मिले भगत जी। भैया, आपको गोली लगी तो आपको अपने इंडिया की, अपने भारत की, अपने मतलब परिवार का याद आया? मैम अब वहाँ पर तो याद तो आएगा ही परिवार के लोगों को। कैसा फील हुआ आपको? मैम मैं वो बयान नहीं कर सकता कि कैसा फील हुआ था वहाँ पर, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति थी वहाँ पर। तभी तो आप, जैसे कि आप हमारे भारतवासियों को, जो हमारे भारत के व्यक्ति फंसे हैं उनके परिवार के लिए तो थोड़ा तो बता सकते हैं। बस मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे इंडियन भाई फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए, और जो एजेंट उनका पैसा खा रहे हैं, उनसे उनका पैसा और मुआवजा दिलाया जाए। इस एजेंटों के ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो फंसाते हैं ले जाके अपने भारत, जबकि वो एजेंट भी तो भारत के ही रहते होंगे? जी, वो भी एजेंट भारत की ही है। जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि ऐसा गलत काम मत करिए, क्योंकि जो भी बच्चे जाते होंगे वो तो गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं, और जो कि उनकी हाय उनको इतना लगेगा कि उनको भरना तो पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए भैया जी, जो ये बता रहे हैं सही बता रहे हैं। जब गरीब परिवार पैसे के लिए अपने रोजगार में जब नहीं चला पाते हैं, तभी कोई अगला कदम उठाता है और गरीबों को ही फंसाया जाता है, जबकि वो इंडियन वो भी रहे होंगे, जो ये रहे, जो ले जाते हैं एजेंट लोग, वो भी तो इंडियन है, लेकिन उनको थोड़ा सा रहम, थोड़ा सा दर्द नहीं आ रहा है इस भाइयों को फंसाने में। आप इस पे अब क्या? मैं बस यही है कि उम्मीद कहूँगा सरकार से, बस मैं यही गुजारिश आप करूँगा। अपने जो है विदेश मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं विदेश मंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे इंडियन भाई फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए। नहीं तो ये लोग जो एमबीसी से कॉल आता है कि, जो कि एमबीसी भी बताती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि उनकी डेड बॉडी आ रही है। तो ऐसा ना हो, जितने भाई फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए। और जो भाई फंसे उनको मतलब विदेश मंत्री से गुहार है कि जल्द से जल्द वापस ले आया जाए, लेकर आया जाए भारत में। और जो ऐसे एजेंट हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो, ताकि अपने भारत के कोई और व्यक्ति ना फंसे। जी जी।